ठीक है। ये देखो 8/27 का पावर 1/3 है, तो 1/3 को हम लिख सकते हैं, रूट में लिखेंगे लेकिन यहाँ पर पावर, यहाँ पर 3 लिखेंगे। देखो अगर पावर 1/2 है तो 2 यहाँ लिखने की जरूरत नहीं होता, वो हिडन होता है। लेकिन अगर पावर में 2 के जगह पर 3 हो, 4 हो, 5 हो, 2 के अलावा कोई भी नंबर हो, तो आपको रूट के पास वो लिखना पड़ेगा। ये मस्ट है। तो इसमें जब भी इसको रूट में चेंज करेंगे तो आपको ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर नंबर, वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो ये ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, सेम बात वो। फिर इसको आप सेपरेट भी कर सकते हो। अब देखो इसका क्यूब, इसको बोलते हैं क्यूब रूट। 8 का क्यूब कैसे निकालते हैं हम लोग? तो पहले आप हमेशा याद रखिए, जिसको ये चीज क्लियर नहीं है वो मेरे टर्म कैसे ये बोलते हैं, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं पता है ना सबको। 2 से कट किए, इसको काट दीजिए। इसका क्या हो गया, 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं इसको। क्या हो गया? देखो और 27 को ब्रेक करेंगे, 3 × 3 × एक्यूट का रूल क्या है, 3 जब मैच करता है तब हम एक बाहर लिखते हैं। क्या हुआ? हम्म। तो 2 × 2 × 3 मान लो यहाँ देख लो, तो अगर क्यूब रूट निकालना हो तो 3 में मैच करेगा तो एक बाहर लिखेंगे। तो यहाँ पर 3 का क्यूब रूट होगा तो इसको एक बाहर लिखेंगे। अब देख लो कॉन्सेंट्रेशन से। तो यहाँ पर किस तरह से लिखेंगे, 8/27 का क्यूब रूट हो जाएगा 2/3। कौन सा? इस चीज को, ये वाला पार्ट क्या? जैसे ये 8 को ब्रेक किए तो 2 × 2 × 2 आएगा, और 27 को ब्रेक करेंगे तो 3 × 3 × 3 आएगा। और क्यूब रूट तो पहले था ही। ठीक है। अब क्यूब रूट निकालते कैसे हैं, तो क्यूब रूट में निकालने का तरीका है, जब 3 मैच करता है तो एक बाहर लिखा जाता है। स्क्वायर रूट में होता है 2 मैच करने पे बाहर लिखा जाता है एक। क्यूब रूट में 3 मैच किया तो एक बाहर लिखा जाता है। बोलो। नहीं होता, तब फिर इस केस में क्या करते हैं, मान लो 2 × 2 × 2 3 होता है यहाँ पर। ऐसे सिचुएशन में आपका ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, बाहर तो लिख सकते तो नहीं है। तो इसको ऐसे छोड़ दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करके छोड़ दीजिए इसी तरीके से। कितना आ जाएगा ये, 12, ये रह जाएगा आसान। जब तक 3 मैच नहीं करेगा आप बाहर रूट से नहीं निकाल सकते। स्क्वायर रूट में 2 2 बाहर पेड़ बनता है, और क्यूब रूट में 3 3 का ट्रिपलेट बनता है। ठीक है। देखो तो वही चीज समझाया गया, सब डुप्लीकेट रेशियो किसको बोल रहा है, ए बाई बी का सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना तो इसको बोल रहा है। और इसका मैंने समझा दिया मीनिंग। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसे ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, एक ही बात है। या इसको ऐसे भी लिखिए, एक ही बात। ठीक है। और क्यूब रूट निकालना हो, सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना हो तो ये देखिए लिखा हुआ है आंसर। ए का पावर बी का पावर कितना है, 1/3, 1/3 है दोनों का। तो सब ट्रिप्लिकेट में हो जाएगा 1/3 पावर। तो इसीलिए एक ही लाइन में दोनों समझा दिया है, सब डुप्लीकेट रेशियो भी बता दिया और सब ट्रिप्लिकेट रेशियो भी बता। पॉइंट क्लियर हुआ अच्छे से? अंजलि तुम्हारा? चलो आगे देख। इसके बाद तुम्हारा टॉपिक है कंटिन्यू रेशियो। कंटिन्यू रेशियो का मतलब क्या होता है, जैसे आपको 3 4 जितने भी नंबर दिए हैं, सारे नंबर को एक कंटिन्यू रेशियो के फॉर्म में इस तरह लिखा हुआ हो। जैसे एग्जांपल देखो, कंटिन्यू रेशियो 2/3 है, 4:8 है।
और इसी चीज को कैसे लिखा गया देख लो, इस तरह लिखा हुआ है ना, 2:3, 4:10। तो इस दोनों का बोलता है कंटिन्यू रेशियो निकालेंगे इस दोनों का, तो किस फॉर्म में लिखा गया है, इस फॉर्म में लिख रहा है यहाँ पर। तो हम लोग कैसे करेंगे इस चीज़ को चेंज, देख लो मैं समझा देता हूँ। मान लो 2:3 है, दूसरा 4:10। मैं चाहता हूँ इसको कंटिन्यू रेशियो में लिखिए आप, ठीक है। तो हम लोग इसको पहले इस तरह लिख लो कि 2/3 फ्रैक्शन के फॉर्म में, इसको भी लिख लो 4/10। करना क्या है तुम्हें उसी देखो, इसका क्रॉसिंग को देखो ध्यान से, इसका ये आपका 4 है और यहाँ कितना है 3 है। इस दोनों का एल्सियम निकालिए, इस दोनों का एल्सियम कितना आएगा, 3 और 4 का एल्सियम 12 आएगा। एल्सियम निकालने में कंफ्यूजन है किसी को, कंफ्यूजन बोलो बता देता हूँ, ठीक है। तो एल्सियम आ गया इसका 12, तो इसको 12 बनाइए, इसको भी 12 बनाइए। इसको 12 बनाने के लिए कितना सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर से, 3 से करना पड़ेगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर से। और इसको 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर 8 हो गया, नीचे 12 हो गया, इसमें कितना हो गया, ये 12 हो गया, नीचे 30। जब ये मैच कर जाता है ये दोनों, तो आप इसको एक साथ इस तरह लिख सकते हो, 8:12:30। ध्यान से देख लो इस तरह से, 8:12, ये दोनों सेम हो गया। तो इसको एक किसी एक ही को लिखना है, दोनों नहीं लिखना है आपको, सिर्फ एक ही को लिखना है। तो 12 आ गया, 12 लिख दिए, और 30, 8:12:30। मैच है ये, जैसे दो रेशियो तुम्हें दिए रहेंगे, मुझे इसको कंटिन्यू रेशियो जब भी करना हो, तो आपको करना क्या है कि फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर को, सेकेंड वाले के न्यूमरेटर को, आप दोनों का पहले एलसीएम फाइंड करोगे। एलसीएम जो आएगा आपको, आपको वही बनाना है इस दोनों को, इसको भी 12 बनाना था नीचे वाले को, इसका ऊपर वाले को बनाना है 12। इसको 12 बनाने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, ये 12/30 हो गया, ये यहाँ लिख दिए। और ये क्या हो जाएगा, 8/12। जब दोनों का ये मैच कर जाएगा, तो आप इसको अब कंटिन्यू रेशियो में लिख सकते हैं। कंटिन्यू रेशियो का मतलब इसमें रेशियो आपका 2 से ज़्यादा दिख रहा हो, मतलब 1 से ज़्यादा दिख रहा हो, 1 रेशियो 2 रेशियो, ये कंटिन्यू रेशियो है। आगे भी 3-3 का भी होता है, 4-4 भी हो सकते हैं, 5 का भी रेशियो हो सकता है। बात समझ अच्छे से क्या बता रहा हूँ मैं, तो आपको कैसे करना समझ गया प्रोसेस। 8, 12 और 30 रहेगा, तो इस तरह से लिख दिए। अब ये बताओ किसका टेबल से ये पूरा कर जाएगा, पूरा होल कौन किस टेबल से पूरा कर सकता है। 2 का टेबल से काटते हैं, 2 का टेबल से काटेंगे 2 को 4 हो जाएगा, तो 2 का टेबल से काटेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 2 का टेबल से काटेंगे तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये हो गया, देखिए लिखा हुआ है सिंपलेस्ट फॉर्म में यहाँ पे, ये बगल में पहले इसमें चेंज किया और उसको फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया। इस दोनों का कंटिन्यूएशन निकालना, बस में है ये। मैं एक और देता हूँ, बताना आंसर उसका। 7:8 एंड 6:9, इसको कंटिन्यू रेशियो में लिख के दिखाइए, ट्राई करो। पहला काम क्या है हम लोग का, पहला फर्स्ट जॉब क्या है इसमें, 7:8:4 14। कितना है तुम्हारा बोलो। 7:8:14। 14 है, जी सर। अच्छा देखता हूँ तुम लोगों को कितना आता है, कितना है तुम्हारा फिर से बोलो। 17, 22।
अच्छा ठीक है, ठीक है, कटेगा तुम्हारा किस टेबल से काट दिया, फिर 3 का टेबल से काट दिया। हाँ एकदम परफेक्ट आंसर, सही है, करेक्ट। 7:8:12 आ गया। ठीक है, जैसे देखो, जिसको समझ में नहीं आ रहा देख लो। पहला काम क्या है, इस दोनों का एलसीएम निकालना। 8 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, तो 2 टेबल से लगा देते हैं। अब तो लगेगा नहीं, तो मल्टीप्लाई करो। 8 × 3 आया 24। ठीक है, 24 आ गया, तो इसको 24 बनाना है, इसको भी 24 बनाना है। 24 बनाने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, इसको 3 से करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 21/24। सेकेंड वाला हो जाएगा 24/36। तो कंटिन्यू रेशियो लिख सकते हैं हम लोग, 21:24:36। ठीक है, अब इसको काट देंगे। अब किसका टेबल से कट रहा है, ये 3 का टेबल से पूरा कंप्लीट करता है, तो 3 का टेबल से काट दो ये। तो ये हो गया कंटिन्यू रेशियो 7/8 और 6/9 का। चलो अच्छी बात है, तो कंटिन्यू रेशियो हो गया क्लियर अच्छे से। नोट पैड इसमें थोड़ा सा हैंग कर रहा है, इसमें बार बार हट जाता है। चलो इसके बाद देखो, इसीलिए देखो यहाँ कंटिन्यू रेशियो लिख के समझा भी दिया कि इस फॉर्म में लिखना है। चलो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स रिमेम्बर बता रहा है, जो मैंने समझा चुका पॉइंट, कि जैसे मान लो ए के पास 2 रुपया है, बी के पास 50 पैसे हैं, तो हमको ए और बी के पास जो पैसा है उसका रेशियो चाहिए। क्या करेंगे, रेशियो क्या हो जाएगा, ए के पास 2 रुपया है, बी के पास 50 पैसा है। पहले हाँ 4:1 क्यों कर, समझ आ गया अच्छे से, कि दोनों को पहले पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 रुपया में कितना पैसा होता है, 100 पैसा, तो 2 रुपया में 200 पैसा हो जाएगा ये, और इसका 50, इसके बी के पास 50 पैसा है, दोनों का डिवाइड दो, आ गया 4:1। ठीक है, उसके बाद देखो सेकेंड पॉइंट बोलता है कि अगर क्वांटिटी को, जैसे व्हेन द क्वांटिटी इज इंक्रीज बाय गिवन रेशियो, तो मल्टीप्लाई द क्वांटिटी बाय ग्रेटर रेशियो। मान लो कोई क्वांटिटी गिवन है और रेशियो भी तुमको गिवन है, 2/3 या 3/2 इस तरह से दिया हुआ। मुझे क्या करना है कि किसी क्वांटिटी को इंक्रीज करना है, तो आपको ग्रेटर इनइक्वलिटी वाला नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और लेस करना है तो लेसर इनइक्वलिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लाइक कहने क्या चाह रहा हूँ मैं, तो समझ लो एग्जाम्पल से। जैसे मान लो 7/8 है, और एक मान लेते हैं नंबर है, मान लो 40 ले लेता हूँ 8। 48 नंबर को अगर हम इस नंबर रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं, इस रेशियो से, ये लेसर इनइक्वलिटी है या ग्रेटर इनइक्वलिटी है, लेसर है। अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो 48 पहले था, क्या आंसर जो आने वाला 48 के कंपेयर में बड़ा आएगा या छोटा आएगा, छोटा आएगा। काट के देख लो, 8 का टेबल से ये कितना नंबर कट जाएगा, 6 के बारे में आंसर क्या आया, 42। देखिए 48 के कंपेयर में 42 स्मॉलर है। मैं जो क्वांटिटी 48 गिवन था पहले, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया किसके साथ, लेसर इनइक्वलिटी के साथ। तो जो रिजल्ट आ रहा है वो आपका पहले 48 था, वो अब बन गया 42। तो लेस हुआ कि नहीं लेस हुआ, तो आप लेसर इनइक्वलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट पहले वाले कंपेयर में स्मॉल हो जाता है। अगर इसी की जगह पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 9/8 से, ये आपका देख लीजिए, ठीक है 48 पहले से था, मैंने इसको 9/8 से मल्टीप्लाई किया। 9/8 क्या है, ग्रेटर इनइक्वलिटी है, इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना आंसर आ गया, 54। ये क्या हुआ, इसके कंपेयर में इंक्रीज हुआ, इसी चीज को समझाना चला है।
कि अगर मान लीजिए क्वांटिटी व्हेन द क्वांटिटी इज इंक्रीज बाय गिवन रेशियो, मल्टीप्लाई द क्वांटिटी बाय ग्रेटर रेशियो, ग्रेटर इंक्रीज बोलो या ग्रेटर रेशियो से मल्टीप्लाई, और लेस करना रहेगा, मुझे घटाना होगा तो क्या करेंगे, लेसर इंक्रीज से मल्टीप्लाई करेंगे। इंक्रीज करना हो तो ग्रेटर इंक्रीज से मल्टीप्लाई करो, और डिक्रीज करना हो तो लेसर इंक्रीज से मल्टीप्लाई करो। समझ की बात अच्छे से, ये सब सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा था। फिर क्या लिखा, व्हेन बोथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ क्वांटिटी आर प्रेजेंट इन अ प्रॉब्लम, मल्टीप्लाई द क्वांटिटी बाय ग्रेटर रेशियो इन इंक्रीज, मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय लेसर रेशियो टू ऑब्टेन द फाइनल रिजल्ट। मैं यह बात क्या समझाना चाह रहा है, मान लीजिए कि तुमको बताया क्वेश्चन में ऐसा दे दिया हो कि पहला तुम्हारा केस जो है कि इसमें क्वांटिटी पहले जितना था पहले इंक्रीज किया इस रेशियो में, तो क्वेश्चन क्या में दे देगा, कोई नंबर दे देगा, एक रेशियो दे देगा ग्रेटर इंफिनिटी का, तो बोलेगा कि ये क्वांटिटी इतना रेशियो में इंक्रीज हुआ, आफ्टर 1 ईयर उसका इस रेशियो में डिक्रीज हो गया, तो बताइए कि फाइनली अब उसका वैल्यू क्या है। जैसे एग्जांपल में दे देता हूँ, जैसे मान लो कि पहले सपोज यही एग्जांपल लेता हूँ, मैं 48 था, मान लो 48 गिवन है रुपीज तुम्हारे पास, ठीक है। मैंने बोला कि एक साल में तुम्हारा पहले पैसा डिक्रीज हुआ, एक साल में कितना घटा, तो तुम्हें बताया कि वो 7:8 रेशियो में घट गया। तो बताइए एक साल के बाद पैसा तुम्हारे पास कितना हुआ, तो आपको सबके अंदर 42 आया, तो एक साल के बाद तुम्हारे पास पैसा 42 बन गया। अब तुम्हारे पास जो पैसा है फिर वो बढ़ गया 9/8 रेशियो, तो 9/8 रेशियो जो होता है इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा ना, फिर नेक्स्ट 1 ईयर में तुम्हारा रेशियो बढ़ गया 9/8, तो बताइए कि अब क्वांटिटी कितना है, इसको काट के कितना आएगा सॉल्व करके, 2 का टेबल से काटेंगे 21, ये 41 कटेगा, एग्जैक्ट तो नहीं कटेगा, जो भी आएगा। इसको डिवाइड दे दीजिएगा, तो जो ये आंसर आएगा ये फाइनल आंसर हो गया। मतलब एक साल में पहला डिक्रीज हुआ 42 बना, फिर जो पैसा तुम्हारे पास है वो फिर एक साल के बाद फिर 9/8 रेशियो में इंक्रीज किया, 9/8 है तो ऑब्वियस इंक्रीज करेगा, एक साल बाद बोला इतने इंक्रीज हुआ, तो बताइए फाइनल रिजल्ट क्या है। तो जो 2 बार आपने मल्टीप्लाई किया हुआ इसके साथ फिर इसके साथ, मैं डायरेक्ट ऐसे कर नहीं सकता हूँ क्या, 48 को 7/8 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, साथ साथ डायरेक्ट 9/8 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देखो आंसर यही आएगा। इसमें क्या हुआ, पहला डिक्रीज हो गया और इसके साथ वो फिर मल्टीप्लाई हो गया फिर इंक्रीज हो गया, तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर दीजिए इससे आप, कि 2 का टेबल से काट देंगे इसको, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर 189/4 आ गया, बस में आइए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं क्लियर तो बोलो, बोलने में क्या दिक्कत है। जैसे यहाँ मान लो 48 मान लो मनी तुम्हारे पास, मैंने तुमको प्रैक्टिकली एग्जाम्पल तो मैं दिया कि अभी मान लो तुम्हारे पास 48 रुपीज़ है, एक साल के बाद तुम्हारे पास पैसा घट कर 7/8 रेशियो में तुम्हारा पैसा घट गया। मैंने तुम्हें रेशियो में बोला, जो लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ रेशियो में समझा रहा हूँ, क्योंकि रेशियो चैप्टर में रेशियो के लैंग्वेज में ही बात करेगा, तो बोलेगा कि तुम्हारे पास मान लो पैसा जो 48 है, 1 ईयर के बाद तुम्हारा पैसा हो गया 7/8, ठीक है। तो 7/8 हो गया, तो हम क्या करें, कैलकुलेट करेंगे, 48 है तो 7/8 कितना हो जाएगा, निकालेंगे 42 आया, एक साल के बाद पैसा तुम्हारे पास 42 रुपीज़ हो जाएगा। अब वो पैसा फिर तुम्हारा एक साल बाद तुम्हारे पास फिर बताया गया कि वो पैसा तुम्हारा इंक्रीज करके 9/8 हो जाएगा, तो 9/8 हो जाएगा, कितना होगा 42 का 9/8 कितना आता है, कैलकुलेट किए, तो आया 189/4 आ रहा, मतलब ये पैसा 2 साल में तुम्हारे पास पैसा इतना हो जाएगा। तो ये हुआ लैंग्वेज में स्टेटमेंट दिया हुआ, तो क्वेश्चन में एक साथ इंक्रीज भी हुआ है और डिक्रीज भी हो रहा है, तो हम लोग क्यों ना डायरेक्ट उस क्वांटिटी 48 को एक साथ मल्टीप्लाई कर दिए, कितना रेशियो से बड़ा है कितना रेशियो से घटा है, दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे स्टेप में देखो वही किया मैंने, एक साथ दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इससे डायरेक्ट आंसर फाइनल आंसर ही आ जाएगा। इसमें वही समझाया गया, देखो यहाँ पर लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ, कि अगर व्हेन बोथ इंक्रीजिंग भी हो रहा हो डिक्रीजिंग हो रहा हो ऑफ क्वांटिटी का आर प्रेजेंट इन अ प्रॉब्लम, मान लो क्वेश्चन में तुम्हारा
दोनों कंडीशन दिया हो, इंक्रीजिंग भी दिया हो और डिक्रीजिंग भी दिया हो, तो आपको मल्टीप्लाई कर देना है क्वांटिटी को, किसके साथ, रेशियो के साथ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए इन द केस ऑफ इंक्रीजिंग, और फिर जो रिजल्ट आएगा आपके पास, उसको मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय लेसर रेशियो, तो आपको फाइनली ऑप्टेन मिल जाएगा, फाइनल रिजल्ट यू विल ऑप्टेन द फाइनल रिजल्ट। बात समझ आया अच्छे से? ठीक है, पॉइंट क्लियर नहीं हुआ? अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो बोलो, फिर मैं समझा दूँ। अंजलि तुम्हारा, निशा? जी सर, मेरा पहले से ही हम रीजन करना है सर। ठीक है ठीक है, जो चीज़ पॉइंट नहीं रहा क्लियर कर लेना। आकाश? जी सर। ओके, उसके बाद देखो, अब टॉपिक है तुम्हारा प्रोपोर्शनल रेशियो का, हेडिंग खत्म। पानी पीना है, जग ले आओ। कहाँ है पानी तुम्हारा? अगर जग ला दो, कहाँ पे देखते हो, देखे हो? जरा दिखा दो जरा। एक मिनट रुक जाओ। बता दीजिए ना। क्या हुआ? नहीं है कुछ। रेशियो का एक क्वेश्चन है, मतलब इस ये वाला बुक से। ठीक है पूछ लेना, तो टॉपिक को पढ़ा दो, लास्ट में पूछ लेना। एक मिनट को पानी पी आ रही है। ठीक है सर। अच्छा, मैंने समझाया तो इस पे। देखो, अब देखो यहाँ पे आओ। क्या? चलो देखो, अब यहाँ पे आओ। टॉपिक है तुम लोग का प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है?
जब दो या दो से ज़्यादा रेशियो को इक्वेट करते हैं, व्हेन टू रेशियोज आर इक्वेटेड विथ इक्वल, जैसे मान लो ए बाई बी एक रेशियो है, दूसरा रेशियो सी बाई डी है, उसको इक्वेट कर दिया, मतलब ए बाई बी भी एक रेशियो है और दूसरा सी बाई डी भी एक रेशियो है, दोनों को हम क्या कर दिए, इक्वेट कर दिए, तो इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन में, यानी ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा कि अगर दो रेशियो को अगर हम इक्विटी इक्वल के साथ इक्वेट कर दिए तो ये इसको क्या बोलेंगे, ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, ए बी एंड सी, ए बी सी एंड सी एंड डी, ए बी सी डी एंड डी जो हो जाएगा ये चारों आपके प्रोपोर्शन में हो गए। इसमें बोलते हैं इसको फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। बस मैं मतलब दो रेशियो अगर दिए गए, जैसे एग्जांपल दे देते हैं 2/3 एंड 4/6, देखिए ये भी काट के 2/3 आ रहा है और ये भी 2/3 है, तो हम बोल सकते हैं 2, 3, 4 एंड 6 ये चारों क्या है, इन प्रोपोर्शन में। बस मैं अच्छे से, ये क्या लिखा हुआ है, इफ टू रेशियोज आर इक्वल, अगर दो रेशियो इक्वल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो दोनों रेशियो किस में है, आर इन प्रोपोर्शन। बस मैं इन अदर वर्ड्स फोर क्वांटिटी, मान लीजिए दूसरा लैंग्वेज में हम क्या बोल सकते हैं, अगर मान लीजिए 4 क्वांटिटी है आपके पास, ए बी सी एंड डी आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन इफ, इस चारों को हम रेशियो में कब बोल सकते हैं प्रोपोर्शन में, वो जब आपका ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी होना चाहिए, जो यहाँ लिखा हुआ है। ऐसे लिखिए चाहे रेशियो फॉर्म में ऐसे लिखिए, एक ही बात है, बहुत जगह इस तरह से लिखा जाता है, ए इज टू बी इक्वल टू जगह 4 डॉट दे देंगे प्रोपोर्शन के लिए, सी बाई डी, इस तरह से भी लिखा जाता है, मतलब ए बी सी डी क्या है, आर इन प्रोपोर्शन। सिंपल ही है, कुछ नहीं है, मतलब आगे लेफ्ट साइड का रेशियो और राइट साइड का रेशियो इक्वल कर देना, बस सब चारों, इसको नाम याद रखना कि किसको क्या बोलते हैं। 4 टर्म्स हो गए इसमें, ए बी सी डी, तो इसमें से फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म नाम दिया गया, और एक साथ इस दोनों फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को, ठीक है, फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को हम लोग एक्सट्रीम्स बोलते हैं, और दोनों मिडिल में जो बचे हुए हैं उसको मीन्स दिया हुआ ना। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म यानी ए एंड डी को क्या बोलना है, एक्सट्रीम्स बोलना है, और 2 मिडिल टर्म्स को क्या बोलना है हम लोगों को, बी एंड सी को मीन्स बोलना है। पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अंजलि तुम्हारा? चलो उसके बाद देखो, अगर ए बी सी डी अगर प्रोपोर्शन में है, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, तो ऑब्वियस है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर सकते हो। अगर मान लीजिए दो रेशियो दिया हुआ है, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर सकते हो, ए को डी के मल्टीप्लाई तो ए डी हो जाएगा, और इसको ऐसा करेंगे तो बी सी हो जाएगा। ये ध्यान से देखिए, ए डी इक्वल टू बी डी बी सी के बराबर है, तो ए डी क्या था, एक्सट्रीम था, ए डी को हम एक्सट्रीम बोले थे अभी, ये बोल सकते हैं ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स है। ये किसके साथ इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? कोई चीज़ को समझाया गया है क्या, ऐसे लिखे तो ए डी इक्वल टू बी सी हो जाएगा, या ऐसे लिखा हुआ है तो इसका उल्टा भी आप लिख सकते हो, द कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। कन्वर्स का मतलब उल्टा, अगर ये गिवन है तो ये लिख सकते हैं, अगर ये गिवन है तो ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद देखो, अब कंटिन्यू प्रोपोर्शन देखो। कंटिन्यू प्रोपोर्शन के लिए जैसे मान लो तुमको 3 नंबर दिए रहेंगे हमेशा, ए बी एंड सी। कंटिन्यू प्रोपोर्शन का क्या मतलब, प्रोपोर्शन वर्क कर रहा हूँ मैं, बार बार बोल रहा हूँ प्रोपोर्शन में ध्यान देना, पहले रेशियो बोल रहा था, अब प्रोपोर्शन बोल रहा हूँ। प्रोपोर्शन में आपको क्या है, दो रेशियो को इक्वल करना, बस यही है प्रोपोर्शन।
जैसे मान लो 3 यहाँ नंबर है, तो इसमें प्रोपोर्शन कैसे लिखा जाएगा? तो फर्स्ट 2 का रेशियो और सेकेंड 2 लास्ट का रेशियो को इक्वेट कर दीजिए, जैसे ए बाई बी इक्वल विथ बी बाई सी। ये हो गया क्या? कंटिन्यू प्रोपोर्शन। क्यों? क्योंकि मैंने अभी क्या बताया था, जब ये सेम होता है तो ए बी सी को हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यू प्रोपोर्शन रेशियो बताए थे, कंटिन्यू रेशियो। तो उसी तरह से ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन बन जाता है। तो ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी है, तो अक्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होगा, बी इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ए सी। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? तो यहाँ वही समझाया गया कि अगर 3 क्वांटिटी ए बी सी है और ए बी बाई इक्वल टू बी सी हो, ये नहीं हुआ ए बी इक्वल टू बी सी, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दे आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन। तो तीनों क्वांटिटी को क्या बोलेंगे? दोज 3 क्वांटिटी आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन। ठीक है। दूसरा लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं कि अगर ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन में होंगे तो कंफर्म है कि ये इस फॉर्म को फॉलो करेगा ही करेगा। क्योंकि ये फॉर्म कब आता है? जब ऐसा लिखते हैं आप तब। ये पैटर्न जो आया है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ये तब आया ना जब आपने ऐसे लिखा, और जो इस रूल को फॉलो करेगा वो कंटिन्यू प्रोपोर्शन में होगा ही होगा। तो इसका मतलब ऐसे भी लिखेंगे तो भी वो ए बी सी को हम बोल सकते हैं कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है। बस समझ गया? अगर 3 नंबर दिए रहेंगे तो मिडिल वाला का स्क्वायर, यही नहीं हो रहा, मिडिल वाला का स्क्वायर इज इक्वल टू किसका है? ए इंटू सी का। बस में अच्छे से ये। चलिए, तो यहाँ पर वही समझाया गया कि 3, 6, 12 जो है कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है, तो मिडिल वाला का स्क्वायर कीजिए, 6 का स्क्वायर कितना आएगा? 36 आता है, और 3 इंटू 12 कीजिए, ये भी 36 आता है, इक्वल है कि नहीं? इसलिए लिखा 6 स्क्वायर, देखिए 3 इंटू 12 के इक्वल है, दोनों 36 के इक्वल है। फिर देखिए ये भी कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है, 2 माइनस 4 8, मिडिल का स्क्वायर कीजिए, -4 का स्क्वायर 16, और 2 इंटू 8 ये भी 16, तो 2 माइनस 4 8 भी क्या हो जाएंगे? कंटिन्यू प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। बस मेरा अच्छे से ये। तो ये था आपका प्रोपोर्शन और कंटिन्यू प्रोपोर्शन। खाली सिर्फ प्रोपोर्शनल लिखा रहेगा तो 4 टर्म दिए रहेंगे, ए बी सी डी। फर्स्ट 2 का रेशियो ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी हो गया, तो सिंपली इसमें वर्ड यूज करना है प्रोपोर्शन। और कंटिन्यू प्रोपोर्शन का अगर बात करेंगे तो 3 टर्म दिए रहेंगे, ए बी सी, ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी होना चाहिए, या बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होना चाहिए। तो आप ए बी सी को कंटिन्यू प्रोपोर्शन बोल सकते हो। बस मैं ये। तो देखो, तो ये आपका मिडिल का जो स्क्वायर हुआ आपका इस दोनों का प्रोडक्ट के बराबर है। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म हो गया इसमें। इसमें सिर्फ 3 टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। कोई बात में है? अब हम लोग कुछ रूल्स पढ़ेंगे जो हम प्रोपोर्शन के साथ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए वो रूल कौन कौन सा है। इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, 1 बाय 1 स्टेप समझते हैं हम लोग। जो ICSE से पढ़े हुए हैं ना बच्चे, उन लोगों को पढ़ाया जाता है 10th में ये, और 10th का बुक में ही दिया हुआ है ये चीज़, इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, सारा चीज़। देखो, तो पहले हम इन्वर्टेंडो पढ़ लेते हैं। इन्वर्टेंडो का मतलब क्या होता है? इन्वर्स करना। जैसे मान लो ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी दिया हुआ, मैं बोलूँगा इन्वर्टेंडो अप्लाई करो इसमें। इन्वर्टेंडो का मतलब क्या हो गया? रेशियो को दोनों साइड इन्वर्स कर दो। तो इन्वर्स क्या होता है? बी बाई ए हो जाएगा। तो जब इधर इन्वर्स करेंगे तो इधर भी इन्वर्स करना पड़ेगा, तभी ये इक्वल रहेंगे। बी बाई ए इक्वल टू डी बाई सी हो जाएगा। ये हो गया इन्वर्टेंडो। देख लो, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी था, तो इसका उल्टा करेंगे बी बाई ए और डी बाई सी, तो ये क्या बन गया? इन्वर्टेंडो हो गया। इस प्रोसेस का नाम है इन्वर्टेंडो। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? उसके बाद है अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो में क्या होता है? जैसे ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी दिया हुआ, तो अल्टरनेंडो में क्रॉसिंग पोजीशन में जो है ये बी का क्रॉस सी के साथ होगा ना, तो इसको आप इंटरचेंज कर दो, सी को इधर ले आओ और बी को इधर ले जाओ।
क्या इक्वल रहेगा नहीं रहेगा? इक्वल तो रहेगा ही। जैसे एग्जांपल देख लो, 2/3 इक्वल टू 4/6 होता ही है, जानते हैं हम लोग। ये भी 2/3 है, 4 को उठा इधर ले आओ, 3 को इधर ले जाओ, ये बन गया 1/2, ये 1/2, तो इक्वल तो अभी भी है ना, तो आप इंटरचेंज कर सकते हो, इसको आप इंटरचेंज कर सकते हो। तो ये क्या हो गया? अल्टरनेंडो हो गया। उसके बाद देखो कंपोनेंडो में, देखो क्या है ना, A/B और C/D। तो यहाँ क्या किया गया? A/C, मतलब ये यहाँ पर देख के कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसको देखो डायरेक्ट मत देखना, बस सिंपली जिस तरह से मैं समझाया उस पॉइंट पर ध्यान देना, सिर्फ इसको इंटरचेंज कर देना। A/C इक्वल टू B/D हो गया, इस चीज़ को लिख दिया। देख लो, कन्फ्यूजन यहाँ तक इस तरह समझा, जैसे इसको इंटरचेंज को यहाँ मैंने वही समझाया है, माइंड में बैठ गया सबको? कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक किसी को? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। इसके बाद नाम है कंपोनेंडो। कंपोनेंडो किसको बोलते हैं? जैसे मान लो A/B इक्वल टू C/D है, आपने क्या किया, दोनों साइड 1 ऐड कर दो। 1 ऐड करने के प्रोसेस को ही बोलते हैं हम लोग कंपोनेंडो। एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, मान लीजिए लेफ्ट में जितना ऐड किया राइट में उतना ही ऐड करेंगे, तो इक्वल तो रहेगा ही रहेगा। तो मैंने यहाँ 1 ऐड किया, कंपोनेंडो के केस में हमेशा 1 ही ऐड करना। तो अगर दोनों साइड 1 ऐड कर दिए तो इस रूल को हम क्या बोलते हैं? कंपोनेंडो अप्लाई किए। नाम याद होना चाहिए, कब किसको क्या बोल रहा है, कुछ नहीं है क्वेश्चन। इसके बाद एल्सियम लीजिए, अगर इसका एल्सियम लेंगे तो बी आ जाएगा, तो ऊपर में क्या हो जाएगा? A+B, और राइट में क्या आ जाएगा? C+D। मतलब अगर हम कंपोनेंडो अप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा ये, बस में ये इसका एल्सियम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा। कोई डाउट है यहाँ तक? कोई कन्फ्यूजन है किसी को? ठीक है, एग्जाम्पल देखना चाहते देख लो। जैसे मान लो 2/3 इक्वल टू 4/6 है, हम कंपोनेंडो अप्लाई करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? बोथ साइड 1 ऐड कर देंगे। एल्सियम ले लो, कितना आ गया था? 5/3 आया है, और राइट में क्या है? 10/6। काट के देख लीजिए, सेम आ रहा नंबर। तो कंपोनेंडो अप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इक्वल मेंटेन रहेगा, इक्वल रहेगा ही। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट मतलब कॉन्सेप्ट क्या है? डिविडेंडो। जैसे A/B इक्वल टू C/D हो, तो डिविडेंडो का मतलब होता है -1 करना बोथ साइड। +1 को बोलते हैं कंपोनेंडो, और डिविडेंडो को क्या बोलते हैं हम लोग? -1। ठीक है, ये अचानक गायब हो जाता है। स्क्रीन फुल कर दे, फुल स्क्रीन नहीं है क्या यहाँ पे? इधर है ये ना, कहाँ जा रहा है? कहाँ पे है? ये शेयर के बगल में कहाँ शेयर है? अच्छा ये नहीं हटेगा इसमें, बोल रहे थे क्या नहीं हटता है इसमें? मैं भी हो सकता हूँ, देखता हूँ, चलो देखता हूँ। यहाँ पे एल्सियम लेता हूँ तो A-B, तो ये क्या हो गया आपका? A-B/B इक्वल टू C-D/D। तो ये हो गया, मतलब आप जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो उसका नाम है डिविडेंडो। तो डिविडेंडो करने से क्या रहा है? तो ये चीज़ रहा, इसको इक्वेशन 2 बोल दो, और पहले जो था उसको इक्वेशन 1।
इसमें a प्लस बी बाई बी है, ऐसे c प्लस d बाई डी है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर डिवाइड दे देते हैं एक साथ तो ये बन जाता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। मैथमेटिक्स में जितना चीज़ें खाली कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे, खासकर इस एक्सरसाइज एक घंटे में बन जाता है। सिर्फ नाम याद रखना है किसमें किसका क्या नाम है। देखे थी चैप्टर में क्वेश्चन बनाने में क्या था, कुछ तो था नहीं, खाली नाम याद होना चाहिए, बस फटाफट बन जाएगा। तो a प्लस बी बाई बी जो था और ये c प्लस डी बाई डी था, ये था आपका कंपोनेंडो में आया था ये, और ये यहाँ डिविडेंडो में आया। दोनों को क्या करना है मैंने बोला हूँ, डिवाइड कर दो इस दोनों को। तो बी भी कैंसिल हो गया, डी डी कैंसिल हो गया। फाइनली क्या आया, ऊपर में इसका a प्लस बी बाई ए माइनस बी बच रहा है इधर, और राइट में क्या बचेगा, c प्लस डी बाई सी माइनस। ये होल प्रोसेस को ही बोलते हैं कंपोनेंडो और डिविडेंडो, क्योंकि इसमें प्लस भी है और साथ साथ माइनस भी है। ठीक है, जैसे मैं इसको अप्लाई कैसे करते देख लो। मान लो तुमको एक क्वेश्चन दे दिए 5/2 एंड इधर है तुम्हारा 10/4, बोलेंगे इसमें अप्लाई करो कंपोनेंडो और डिविडेंडो। तो आप क्या करोगे, ध्यान देना, इसमें मैंने क्या किया है, ए में बी को ऐड किया, ए में बी को सब्ट्रैक्ट किया। तो यहाँ भी ए मेरा कौन है, 5 है, बी मेरा 2 है। तो एक बार क्या करना है, ऐड करना है नोमिनेटर में, a प्लस बी कर दिए, नीचे में a माइनस बी। जैसा इसमें ये किए वैसा इसके साथ करना। इसमें c ये है और ये मेरा d है, तो c प्लस डी ऊपर में होगा और नीचे में माइनस में हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर देख लो कितना आ रहा है ऊपर में, 7/3 और ये कितना आ रहा है 14/, देख लीजिए रेशियो मेंटेन है ना अभी भी, इसको काटेंगे तो 7/3 आएगा। तो ये प्रोसेस जो अप्लाई यहाँ किए, इस प्रोसेस को दोनों कंपोनेंट और डिविडेंड बोलते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से। पीछे का पेज कहाँ देखना है मुझे, यहाँ से एग्जिस्ट करना पड़ेगा ना, इसे देखता हूँ। देखो तो कंपोनेंडो और डिविडेंडो सब हो गया। अब इसके बाद आइए इम्पोर्टेंट कुछ थ्योरम है कुछ। यहाँ पर देखिए, ये आप लोगों की बुक में नहीं था, ये तुम लोग इन लोगों की बुक में पढ़ना था। जैसे a बाई बी, c बाई डी, e बाई एफ अगर कंटिन्यू दिया हुआ, तो इच रेशियो को हम इसके साथ इक्वेट कर सकते हैं। मतलब ये क्या है, यहाँ देखने में बड़ा डेंजर लग रहा है कि नहीं। खाली मैथ्स में जाने के लिए वो कुछ ना कुछ करता रहता है, लेकिन है बहुत सिंपल चीज़, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। मैं इस चीज़ को बता देता हूँ कि ये जो रेशियो सारे हैं, इसका वैल्यू भी वही आएगा टोटल होल वैल्यू का जो ये सारे वैल्यूज है। इसको कैसे समझेंगे तो चीज़ को देख लो, यहाँ समझा ही दिएगा, मैं इसको समझा देता हूँ। पी ए का पावर n प्लस क्यू सी का पावर n प्लस आर ई का पावर n एंड अप टू एंड कंटिन्यू चल रहा है। मुझे ये दिखाना है कि ये इसके साथ इक्वल कैसे है। तो मान लो इस पूरा होल रेशियो को a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ इक्वल टू जितना भी रेशियो दिया रहेगा, अगर लगातार इक्वल टू तुम्हें दिख रहा है तो उसको सॉल्व करने का तरीका है उसे के मानकर। ये याद होगा आप लोगों को, क्वेश्चन बनाते समय मैंने समझाया भी था कि जब भी कंटिन्यू 3 इक्वल 4 इक्वल दिखे तुम्हें क्वेश्चन में, तो उसको हमेशा सॉल्व कैसे करना, इक्वल टू के मानकर बन जाएगा इक्वेशन। तो a बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ डॉट डॉट कंटिन्यू चल रहा है, मैंने सबको क्या मान लिया, इक्वल टू के। तो a बाई बी अगर तुम्हारा के इक्वल है तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई बी के हो जाएगा। अच्छा, c बाई डी इक्वल टू अगर के है तुम्हारा, c बाई डी इज इक्वल टू अगर के है तो c इक्वल टू क्या होगा, डी के होगा। आधा भाषा में क्रॉसिंग मल्टीप्लाई करके। उसी तरीका से ई बाई एफ अगर तुम्हारा के है, कैसे इक्वल है, देखो सबको ई बाई एफ को भी के बोले थे, सी बाई डी को भी के बोल रहे हैं, ए बाई बी को भी के बोल रहा हूँ। ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ के।
तो ए मेरा आ गया बी के, सी मेरा आ गया डी के, एंड ई इक्वल टू क्या हो गया एफ के। अब इस सारे वैल्यूज़ को एक एक करके इसमें पुट कर दो। ए का वैल्यू बी के पुट कर देंगे, सी की जगह पर डी के, एंड ई की जगह पर एफ के। तो इसको देखो सॉल्व करते हैं इसको लेकर। चलो जैसे P है, P की जगह तो इसी तरह से A की जगह क्या पुट करने वाले हैं हम लोग, B इंटू के, इसका पावर है n प्लस Q, C का पावर n है, C का पावर n तो डी के हो जाएगा, ये C की जगह डाल दिए डी के, एंड इसमें फिर हो जाएगा R, E की जगह पे क्या डालेंगे F के, चलता रहेगा कंटिन्यू। नीचे में क्या था आपका, जो नीचे में है उसको कॉपी कर दो पूरा, नीचे वाले को कुछ नहीं कर रहा हूँ। पूरा होल रिजल्ट जो आएगा उसका पावर में कितना लिखा हुआ है 1/n। समझ गया अच्छे से यहाँ तक। इसके बाद देखो इसके बाद ध्यान से बताना है क्या क्या कर सकते हैं। ये n दोनों पे पावर आता है, n अगर दोनों में पावर जाएगा, बी के का पावर n है तो n जो है बी के भी पावर में जाएगा और k के भी पावर में जाएगा। तो यहाँ फाइनली क्या हो जाएगा, बी p इंटू बी का पावर n इंटू के का पावर n प्लस क्यू डी का पावर n इंटू के का पावर n प्लस कंटिन्यू चलता रहेगा ये इस तरीके से प्रोसेस, डिवाइड बाय पी बी का पावर n प्लस क्यू डी का पावर n प्लस आर एफ का पावर n, अपना होल का पावर 1/n है। इसके बाद स्टेप में क्या होगा कि के पावर n सब में कॉमन निकाल सकते हैं बाहर। देखो के का पावर n अगर हम बाहर निकाल दे कॉमन तो पहला में क्या बचेगा, इसमें पी बी का पावर n, इसमें के का पावर बाहर निकाल चुके हैं तो यहाँ क्या बचेगा, क्यू डी का पावर n आर एफ का पावर n एंड सो ऑन चलता रहेगा ये। और नीचे में क्या था, यही चीज तो नीचे भी था, देख लो अपना होल का पावर। अब ध्यान दो, देखो ये जो सेम सेम है तो ऊपर नीचे काट सकते हैं, पूरा पूरा करिएगा ये। तो फाइनली क्या आ गया, के का पावर n ये, और यहाँ पर क्या है पावर 1/n। नेक्स्ट स्टेप जानते हो पावर पावर ये करिएगा तो फाइनली क्या आ गया, ये आ गया। मतलब तुमने ये प्रूफ कर दिया कि पूरा होल रिजल्ट जो है यानी ये पार्ट ये भी किसके इक्वल आ गया, के इक्वल। तुमने इसको भी के माना था, इसे भी के माना था, इसे भी के माना था, और इसको भी सॉल्व किए तो ये के इक्वल ही आ गया। तो इसका मतलब है कि ये सब इसके यहाँ इक्वल ही है। तो इसको हम याद कैसे रखेंगे, इसमें याद रखना इस तरीक़ा से है, जैसे मैं इसको अब यहाँ समझाता हूँ लिखकर इस तरह से कि अगर a/b इक्वल टू c/d इक्वल टू e/f कंटिन्यू चलेगा तो आपको लर्न कैसे करना है। पावर सब पे सब पे पावर इसको ऐसे लिख दो, a/b का पावर n, c/d का पावर n, e/f का पावर n, ठीक है। इससे चलते जा रहा है कंटिन्यू। तो जानते हो कि ये सब में पावर n डाल दिए। उसके बाद इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, p से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे सेपरेट लिखोगे लिख सकते हो इस तरीके से इसको, e का पावर n f का पावर n चलता जाएगा कंटिन्यू, ठीक है। रेशियो में तुम ये जानते हो कि जितना ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो नीचे में मल्टीप्लाई कर दो तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। पीछे बताया था ये पॉइंट कि सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते तो कोई रेशियो को फर्क नहीं पड़ता। तो अगर सबका देखो सब अगर इक्वल है तो सबका पावर सेम रेज करोगे ना, सबका पावर सेम रेज करोगे तो भी ये इक्वल ही रहेंगे आपस में। देख लो 2/3 इक्वल टू होता ना 4/6, अगर हम इसका स्क्वायर कर दिए तो इधर स्क्वायर कर दो, इसका सोल्व करके कितना आ जाएगा 4/9 आएगा इसका सोल्व करने पर।
और इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा, इसको काट के देखो, आ रहा फॉर्मूला 9 ये भी। तो क्या बताना चाह रहा कि जितना पावर इधर लेफ्ट में रेज करोगे उतना ही राइट में रेज करोगे, तो इक्वल ही रहता है। तो अगर सबका पावर में अभी 1 1 है, अगर सब में पावर हम n रेज कर दें तो भी तो इक्वल ही रहेंगे। ठीक है, फिर मैंने क्या किया कि अगर इक्वल है तो मैंने क्या किया कि इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया p का पावर से, p से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, इसमें मल्टीप्लाई किया q से, इसमें मल्टीप्लाई कर दिए r से, इस तरह चलते रहा कंटिन्यू। ठीक है, उसके बाद सबको अगर ऐड कर दें, न्यूमरेटर वाले को न्यूमरेटर में ऐड कर दो, और डिनोमिनेटर वाले को डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो इसका रेशियो यही आएगा, इसका पावर को सारा ऐड कर दो और नीचे सबको ऐड कर दो, तो इसका रिजल्ट वही आएगा जो इसका का रेशियो है। ये मैंने बताया था पॉइंट पहले भी, देख लो। जैसे 2/3, 4/6 एंड 8 मान लो ले लिए 12। देखो 2/3 4/6 को भी सॉल्व करेंगे 2/3 आएगा, 8/12 को भी सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 2/3 आ रहा है, काट के देख लो, 4 का टेबल से कट आएगा। अब इसको सबको ऐड कर दो, कितना आ रहा है ये 14 आ रहा है, और नीचे कितना आ रहा है 21। इसको काट के देखो कितना आ रहा है ये 2/3 आ रहा है ये। बात को ध्यान से देखते हैं ना, ये आप ऐड किए तो 21 आया, ये ऐड किए तो 14 आया। इसको भी काट के सॉल्व करेंगे तो ये भी आपका 2/3 ही तो आया फाइनली। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर सब न्यूमरेटर को सबको ऐड कर दो, डिनोमिनेटर को नीचे ऐड कर दो, तो इसका रिजल्ट वही आता है जो ईसा का रेशियो का वैल्यू है। तो जो रेशियो ईसा का वैल्यूज़ है, अगर हम सब न्यूमरेटर को ऐड कर दे ऊपर में, नीचे वाले नीचे ऐड कर दे, तो इसका रिजल्ट वही आएगा जो ये सारा रिजल्ट का वैल्यू। ठीक है, बस इसका पावर में क्या डालना है हम लोगों को फाइनली 1/n इसलिए डालना है क्योंकि आप लोग का जो रेशियो है उसमें n पावर नहीं है, तो n को हटाने के लिए हम पावर 1/n लगाएं। ये इस तरीके से लर्न करेंगे। देख लीजिए पॉइंट पे जाइए, देखिए सब में किया हुआ कॉन्सेप्ट है ना, देख लो। p से मल्टीप्लाई सिर्फ a और b के पास है, सिर्फ इसके पास है, और p से मल्टीप्लाई किसी में नहीं है, देख लो। c और d में जो वही मल्टीप्लाई है जो ऊपर नीचे सेम मल्टीप्लाई हो रहा है, c और d के पास। r और e और f के पास r से मल्टीप्लाइड है, तो मल्टीप्लाई जब भी होगा ऊपर नीचे तो सेम रेशियो के ऊपर नीचे सेम रहेगा। सब में पावर n रेज किया हुआ है, तो होल का पावर में लास्ट में 1/n है, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसमें अच्छे से ये अगर क्लियर नहीं है तो उस जगह को क्लियर करो, बार बार बोल रहा हूँ, पूछने में पीछे मत रहो। हो गया, चलो उसके बाद कुछ यहाँ पे कुछ समझाया जा रहा है। मान लो x y z इक्वल टू a/b/c इक्वल हो, इस तरह से दिया हो। इसका देने का मतलब क्या है कि x/a इक्वल टू y/b इक्वल टू z/c। ऐसे लिखने को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ध्यान देना। अगर x/y/z अगर इक्वल है a/b/c का, तो x/a आगे वाला आगे के साथ x/a इक्वल टू y/b इक्वल टू z/c, इस तरह से लिख सकते हैं आप। ठीक है, और ये क्या समझाना चाह रहा है कि x/y इक्वल टू a/b है। इट डज नॉट मीन दैट x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b। ये बताना चाह रहा है कि अगर x y और a/b के इक्वल है, तो क्या हम x को a बोल सकते हैं? x/y इक्वल टू a/b है, तो क्या x का वैल्यू a हो गया? नहीं। अगर x/y 2 मिनट क्या हो गया? ऊपर बुला लो, ऊपर बुला लो, ऊपर नहीं। नहीं ऊपर में यहाँ बगल बुला के फिर दे दो जो देना ले रहा हूँ।
मेरा छुट्टी टाइम होना कितना बज रहा है अभी? ये चैप्टर खत्म करके करूँगा, छोड़ दूंगा, बस हो ही गया, टॉपिक एंड ही होने वाला है। एक घंटा और चलेगा। देखो, तो एक्स बाय वाई इक्वल टू ए बाई बी है, तो हम एक्स को ए नहीं बोल सकते, वाई को बी भी नहीं बोल सकते। ये एक्चुअली क्या है, मैंने अभी जस्ट बताया, स्टार्टिंग में ही समझाया था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। ये वाई का क्या है, ए बाई बी टाइम्स के इक्वल, एग्जैक्टली एक्स ए के इक्वल थोड़ी है ये। तो वही समझाया जा रहा है कि अगर ये ऐसे लिखा हुआ है, इट डज नॉट मीन दैट एक्स इक्वल टू ए वाई इक्वल टू बी। बात समझ आ गया? तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, तो जब भी लगा दो रेशियो इक्वल दिया रहे तो के मान लिया करो, ठीक है। या एक तरीका ऐसा है कि इसको इसमें अल्टरनेंडो लगा सकते हैं, अल्टरनेंडो लगाओगे तो ए यहाँ आ जाएगा, वाई इस जगह पे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एक्स बाई ए इक्वल टू वाई बाय ए, आपका वाई बाय बी। अल्टरनेटिव अप्लाई कर दिया, ए को उधर लिया, वाई को उधर लिया। अब इसको के मान लो, तो ए बाय एक्स बाई ए इक्वल टू के है, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए के होगा। अब वाई बाई बी इक्वल टू तुम्हारा के है, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी के। उसी चीज़ लिखा है कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, बस मैं अच्छे से दो रेशियो इक्वल रहेगा तो आप इस तरह से चेंज कर सकते हो। चलो अभी यहाँ से तुम्हारा कुछ रजिस्ट्रेशन दिया हुआ, यहाँ से क्वेश्चन ही सारा दिया हुआ तुम लोग। इसके बाद बीच में कोई टॉपिक तुम्हारा पढ़ाना नहीं है, सारा क्वेश्चन ही। ये तुम्हारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक खत्म हो चुका है। इसके बाद तुम्हारा टॉपिक वेरिएशन है। चलो कुछ क्वेश्चन देख लो तुम लोग। कॉन्सेप्ट तुम लोग का जो बुक में था वो फिनिश हो गया। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ़ 4x माइनस 3z बाई 4c इक्वल टू ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये दिया हुआ है, सो करना है कि ईच रेशियो इज इक्वल टू दिस वन, वो इसके इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना। ये तीनों रेशियो अगर दिया हुआ है तो प्रूफ करना है कि ये रेशियो जितना वैल्यूज है उतना ही इसका भी वैल्यूज है। कैसे प्रूफ करेंगे आप? क्या हुआ? हाँ, इक्वल टू के लेके बना सकते हो आप। एक तरीका वो है, सिंपल सा देखो, मैंने अभी बताया ना कि ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ है। अगर तीनों रेशियो इक्वल है तो आपको अभी क्या बताया मैंने कि अगर सब ऊपर वाले ऐड कर दो और नीचे वाले को नीचे ऐड कर दो, तो ये इसका रिजल्ट वही आता है जो इस सब का रिजल्ट है। तो उस प्रोसेस से अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन देखो, मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन को इस जगह पे। 4x माइनस 3z बाय 4c, तो सेकेंड में क्या है, 4z माइनस 3y, 4z माइनस 3y बाई 4b एंड 3b है, एंड लास्ट में क्या है, 4y माइनस 3x बाई 2a। ये दिया हुआ, ठीक है। हम लोग को प्रूफ करना है कि इस तीनों का रेशियो इक्वल किसके साथ है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2a प्लस 3b प्लस 4c। प्रूफ करना है कि इस तीनों का वैल्यू इसके साथ इक्वल है, ठीक है। जब ध्यान से देखो नीचे में कि तुम्हारा 2a प्लस 3b प्लस 4c कैसे आया हुआ है, सबको ऐड करके आया ना ये। जिसका मतलब है कि मैंने रूल जो पढ़ाया अभी कि अगर ये तीनों इक्वल है तो ऊपर वाले को ऐड कर दो, नीचे वाले ऐड करो तो रेशियो उतना ही आता है। तो उस रूल को अप्लाई करो। ऐसे उस रूल का नाम भी है, एडेंडो बोलते हैं इसको, एडेंडो। नाम नहीं दिया बुक में तुम्हारा,
देखो फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ। तो ऊपर वाले को नोमेटर को ऐड कर दो और नीचे वाले को ऐड कर दो, उसको बोलते हैं रेंडो। तो ऐड कर दो सबको। डिवाइड बाय नीचे में हो जाएगा 4c प्लस 3b प्लस 2a। तो क्या हो जाएगा ये फाइनली आपका 4x माइनस 3x एक्स, फिर इसमें क्या हो जाएगा आपका -3y प्लस 4y प्लस y प्लस 4z माइनस 3z, फिर 2a प्लस 3b प्लस 4c। आ गया ये चीज़, अरेंडो अप्लाई कर दिया, डायरेक्ट आ गया। बस में एक्सेस ही है, कोई कन्फ्यूजन है? बस कन्फ्यूजन एग्जाम के समय होता है। अच्छा, ये तुमको गिवन है, शो करना है कि इसका जो रेशियो है इसके साथ इक्वल है। पहले क्वेश्चन तुम लिख लो, इसको ट्राई करके देखो, बताओ। चलो सब ट्राई करो। सबसे क्लियर इसलिए क्लास आकाश बनाओ, तुम ट्राई करो। कौन सा मोड वाला? हाँ,
एक क्वेश्चन देंगे, बारह बोर्ड पर प्रैक्टिस करके होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत ही देख चल कर ही आते क्वेश्चन है कि नहीं जानते, जब 10th का सिलेबस ऐसा क्वेश्चन। दिल्ली तो वैसे तो वहाँ दिल्ली का तो मैं वहीं पे रहने के लिए था, पैरेंट्स तो गए नहीं, अलग बात है, मैं तो कभी आना पड़ा, पढ़ा तो रहा हूँ ऐसे ऑनलाइन ही बच्चे लोगों को पढ़ा रहा हूँ। पढ़ने वाले बच्चे के लिए ऑनलाइन क्लास कोई मैटर प्रॉब्लम नहीं है, चाहे कहीं से भी पढ़े, नहीं पढ़ने वाले के लिए थोड़ा डिफिकल्टी होता है, इसका टेंशन थोड़ा कम होता है पढ़ाई पे, और वो टीचर के सामने पढ़ना ज़्यादा बेटर है कि नहीं। देखो क्वेश्चन कितना इजी बनेगा ये, इसमें क्या दिया है, ए बाई, मैंने क्या बोला, लगातार रेशियो दिया रहेगा तो उसको के मान के बनाया करो, बहुत सिंपल से बन जाएगा। आकाश तुम्हारा बन गया, ठीक है, देखो समझा देता हूँ। देखो क्वेश्चन लिख देता हूँ, ए बाई बी है तुम्हारा, क्वेश्चन में क्या दिया है, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ इक्वल टू जी बाई एच, चार इक्वल दिए मैं, तुमको प्रूफ क्या करना है, ए सी ई जी डिवाइड बाई बी डी एफ एच इक्वल टू ए बाई डी का पावर 4 सी बाई डी का पावर 4, ये नहीं प्रूफ करना। प्लस में दिया हुआ है, ठीक है, वो कर देता हूँ प्लस में, रेज भी जल्दी होगा तब ना, इसमें ही दिक्कत है, जल्दी कभी रेज होता है कभी नहीं होता है, तो फिर गुस्सा तो आ ही जाता है, कभी कभी काट देते हैं डायरेक्ट। तो देखो तो लिख देता हूँ इसी तरीके से, ये प्रूफ करना हम लोगों को, ठीक है। तो करेंगे क्या, इसको मान के चलेंगे कि मैंने अभी क्या बताया, लगातार रेशियो जब भी दिखे तो के मान के बनाया, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी के, सी इक्वल टू डी के, ई इक्वल टू एफ के, एंड जी इक्वल टू एच के, ठीक है। नाउ इसका एलएचएस लेके चलते हैं हम लोग, ये पार्ट हम लोग को ये प्रूफ करना है कि ये जो है इस सारे इस रेशियो के साथ इक्वल है, तो पहले इसका एलएचएस लेके चलो। ए बाय बी जो है, तो ए की जगह पर पुट कर देंगे बी के, सी की जगह पुट कर सकते हैं डी के, ई की जगह पर एफ के, है ना, ई है मेरा, एंड जी की जगह पर पुट कर सकते हैं एच के। नीचे जो है आपका बी डी एफ एच, इसको लिख दो नीचे, कॉपी कर दो, ये आपका बी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, डी इसके साथ कैंसिल हो गया, एफ करिए इसके साथ, एच करिए इसके साथ, ठीक है। क्या बचा, के कितना टाइम्स बचा हुआ, 4 टाइम्स, तो के का पावर 4 आ गया। एलजेस में इसका वैल्यू सॉल्व किए इसके अकॉर्डिंग, तो के का पावर 4 आया। नाउ अब आरएचएस लेके चल रहे हैं हम लोग, आरएचएस, अगर आरएचएस को मैं के का पावर 4 प्रूफ कर दूं तो हो जाएगा मेरा काम खत्म, सिंपल सा हो जाएगा। देखो ए की जगह क्या पुट करना है, बी के पुट करना है, बी के इसका पावर 4 प्लस सी की जगह पर डी के का पावर 4 प्लस ई की जगह पे एफ के
एंड एच, जी की जगह पे एच की, और नीचे में डिवाइडेड बाय बी का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस एफ का पावर 4 प्लस एच का पावर। ठीक है, नाउ अगर सब में देखा इसमें क्या हो जाए, पावर 4 सेपरेट हो जाएगा सबसे, ये बन जाएगा बी का पावर 4 इंटू के का पावर 4 प्लस डी का पावर 4 इंटू के का पावर 4। क्वेश्चन टफ लग रहा है ये तुम्हें? तुम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे, कुछ आपको सॉल्व भी करने, सब्जेक्टिव भी रहेंगे तुम लोग का, ये में वाले बच्चों का सॉल्व करना होता है। अब के का पावर 4 कॉमन निकाल देंगे सबसे पूरा से, तो क्या बचेगा इसमें, बी का पावर 4 प्लस डी का पावर 4 प्लस एफ का पावर 4 प्लस एच का पावर। अब सेम सेम तो ये काट सकते हैं पूरा इसको, तो आ गया आपका के का पावर 4, एच इज इक्वल टू आर एच प्रूव हो गया। यही तो प्रूफ करना था, ये इसके इक्वल हुआ। आप लोग बताएंगे जब नहीं बनेगा टेस्ट में तब, तुम लोग से नहीं बात करेंगे, तुम्हारे गार्जियन से बात कर लेंगे। इतने इजी क्वेश्चन को नहीं बना पा रहे नो। सो दैट जब भी दिया है ना प्रूफ दैट अच्छे से बोलो, अच्छे से यूज कर लिया तो ज्यादा बेटर है। बन गया तुम लोग का मैच अच्छे से ये। इसके बाद देखो, आकाश मार्क के लिए हुआ अच्छे से ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इफ a1 कॉमा a2 कॉमा इस तरह से an तक है, बी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, फोकस ऑन बोर्ड, बी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन so that a1 by a to power an a1 by an इक्वल टू a1 by a2 का पावर होल का पावर n माइनस। इसको प्रूफ करना है ये दोनों इक्वल है, करके देखिए। ब्रेन का यूज करो, इंसान में जन्म लियो तो ब्रेन तो यूज करना ही पड़ेगा ना। यूज तो करो, ट्राई करेगी तभी तो बनने सीखेगा, कुछ स्टार्टिंग धीरे 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 होता है। जितना दूर भागोगे उतना इरिटेशन लगेगा, इसको हर चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करो, इसी पॉइंट, जो चीज क्लियर नहीं है वहाँ पूछने की कोशिश करो। यही तो तरीका है मैथ्स में। मैथ्स में जिसके पास पेशेंस है, एक क्वेश्चन को पकड़ के तब तक पकड़े रहो जब तक वो क्लियर ना हो, उसी का बच्चे का मैथ्स क्लियर होता है।
नहीं बन रहा। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। बताते हैं तो लगता है सर बहुत इजी कैसे बनाते हैं, इतना इजी भी लगता है, हम बनाते तो दिमाग में लगता नहीं है। एक्चुअली हम मैंने क्या किया ना, अपने समय में क्वेश्चन को जब पकड़ता था बहुत टाइम देता था पहले। मतलब उसको थिंकिंग करने का आदत रहता था, हर चीज सोचते रहना कि क्या समझाना चाह रहा है, क्या बोला। इससे ये चीज नहीं कि क्वेश्चन तुम रट पाओगे, ऐसा नहीं रटा जाएगा। क्वेश्चन इतने टाइप के है कि क्वेश्चन रट पाना भी पॉसिबल नहीं। ऐसा होने लगता तो बच्चे बुक से बढ़िया रिवीजन कर लेते, रट लेते, जाके ये पेपर आता आंसर तक रटा जाता है बच्चे। क्या बोलो। क्या A1 से A2 से जो नहीं डिवाइड यहाँ क्या दिया हुआ, A1 A2 A3 से प्रोपोर्शन दे दिया है। हम लोगों को ये दिखाना है कि A1/N जो है वो इक्वल है AN/A2 का पावर में N-1 के साथ। ये इक्वल प्रूफ करना, सो दैट ही करना कि ये इक्वल इसका इक्वल। हाँ 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 सही की। हाँ ठीक है। हाँ और फिर वो के मान के बनाएंगे इसको। हम्म। तुम तो क्या थोड़ा देख होता है क्या, तुम थोड़ा ट्राई करके सोच देते हो, मैं क्या करता हूँ उसको छोड़ते ही नहीं। एक एक घंटा 2 घंटा सोचते जा रहा हूँ, उसी क्वेश्चन सोचता है। क्वेश्चन अब 10 क्वेश्चन ही दिन में, एक बात आता हूँ, 10 क्वेश्चन ही बनाओगे दिन भर में, मोर देन सफिशिएंट है माइंड को बढ़ाने के लिए। लेकिन आप लोग उस चीज को फोकस करके करते रहो, कंटिन्यू पेशेंस के साथ। जैसे देखो मैं समझाता हूँ कैसे बनेगा ये। A1, A2, AN तक ये प्रोपोर्शन में दिए हुए हैं, कंटिन्यू प्रोपोर्शन में। हम लोग को प्रूव करना है A1/AN। इधर देखो A1/A2 का पावर N-1 दिखाना। ठीक है। तो कंटिन्यू प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, अभी बताया था ABC अगर कंटिन्यू प्रोपोर्शन में होता था तो उसमें मैंने क्या समझाया था, अगर 3 प्रोपोर्शन था तो A/B इक्वल टू B/C, है ना, इस तरह लेते थे। यहाँ बहुत सारे हैं तो A1/A2 इक्वल टू A2/A3 इक्वल टू A3/A4, ये चलता रहेगा कहाँ तक। इसके पहले क्या होगा, इसके पहले N-1। ठीक है। A1/A2 A2/A3 A3/A4 इस तरह से कंटिन्यू कर रहे हैं AN-1/AN। हम लोग ठीक है। हम लोगों का मेन टारगेट क्या है, ये प्रूफ करना है इसको। तो देखो ये रेशियो यहाँ जो दिया गया है सिर्फ इस दोनों को लिया गया, इसको हम मान लेते हैं के। ठीक है। अब जरा ध्यान देना बात को, अगर सबको हम मल्टीप्लाई कर दें, सबको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे सब एडिंग है ना, मतलब इक्वल टू है ना, मैं सबको क्या कर रहा हूँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इसका वो क्या बात है, कॉल आ रहा है सब, सर छोड़े नहीं क्या अभी तक, यही पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर ये बताओ कि मल्टीप्लाई अगर लगातार कर रहे हो कितना बार कर रहे हो, कितना टर्म है यहाँ से यहाँ तक, n टाइम्स है या N-1 टाइम्स। ऑब्जर्वेशन पे ध्यान दो, N-1 टाइम्स तो k का पावर क्या हो गया N-1। ठीक है। अगर सबको मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये इक्वल टू, जैसे यहाँ जो मल्टीप्लाई हुआ तो इसका मतलब है कि आपने ये भी के है, ये भी के है, ये भी के है, ये भी के, कंटिन्यू के है, और तुमने सबको मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब के इंटू के इंटू के इंटू कितना टाइम मल्टीप्लाई हुआ, के का पावर N-1 टाइम। बात समझ रहा है। और तुम ये सोच रहे हो सर ने मल्टीप्लाई क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके बाद इसके नेक्स्ट बार कट जाएगा, इसी तरीका से ये कटेगा इसके पहले वाले टर्म के साथ नीचे में, और ये कटने के लिए आगे टर्म चाहिए जो कि आगे टर्म है नहीं। तो फाइनली क्या बचा, ऊपर में ये बचा और नीचे में ये, सीधा बच गया A1/AN। इधर क्या बचा के का पावर N-। बस मैं अच्छे से ये
और के देखो मैंने सबको के नाम दिया ना, मैंने यहाँ पर सबको के बोल रहा हूँ, तो ये भी तो के है आपका। हम के की जगह पे इसको लिख सकते हैं, देखो तो हो गया प्रूफ। ये तो प्रूफ करना था, ये इक्वल टू मैच से ये क्लियर नहीं हुआ, हो गया, फिर क्लियर हो जाता है, बस बना नहीं पाते। सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तो पूछने की कोशिश करो। मैथमेटिक्स में डिस्कस नहीं करोगे, मैथ नहीं सीख पाओगे, वारंटी के साथ बताता तुम कभी नहीं सीख पाओगे जब तक तुम टीचर के साथ कम्युनिकेट समझने की कोशिश नहीं करोगे। ये हैंड तुम्हारा बस सर दर्द बनकर आ जाएगा, फिर इस सर बनाते सर ही समझेंगे, हमको कुछ क्लियर नहीं हो रहा। तो फायदा क्या टीचर के पास जाने से, हमको कोई बेनिफिट नहीं आता। जब तुम टीचर से सेटिस्फाइड होकर पूछ ही नहीं पा रहे हो, जो क्वेश्चन तुम्हारा डाउट है मन में ही रह जाता है, तो फायदा क्या पड़ेगा, इससे बेटर नहीं भी पढ़े, जो पाएगा खुद से करेंगे। तो जब तक मेरा बस यही कहना, मैं चाहता हूँ किसी बच्चे का रिजल्ट ना खराब। मैं सिर्फ इसीलिए तुम लोग को एज ए फ्रेंड की तरह पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें कोई डाउट ना हो, आराम से पूछो मेरे से, 10 टाइम्स पूछो, पूछने के पीछे मत भागो। और उसके बाद भी नहीं करते हो, फिर अब नहीं बन रहा तुम लोग, अपने गार्जियन को नहीं बुलाऊंगा तो देख लेना, टेस्ट के बाद रिजल्ट खराब हो समझ लेना चाहिए। मैं इसमें कोई सुनने वाला नहीं हूँ। मैं जहाँ तक बात करता हूँ ठीक है, पढ़ाते समय एज ए फ्रेंड की तरह हूँ पढ़ाई, लेकिन पढ़ाई के साथ कंप्रोमाइज एकदम नहीं होता मेरा। ये मुझे चाहिए तो चाहिए इसलिए, जब मैं दूंगा टाइम दूंगा तुम लोग करना होगा, फिर फायदा मेरा क्या है इतना टाइम देने का, क्या दिक्कत हो रहा है बताओ। तो जिस जगह पर तुम्हें क्लियर नहीं हो रहा हो समझने की कोशिश करो, मैं तुमको उसी को 10वां समझाऊंगा। सेटिस्फाइड हो गया सब। तो मैं बताया तो क्वेश्चन को, जैसे अभी हाँ मैं समझा रहा हूँ, घर पे भी बनाओ तो कोई क्वेश्चन को तब, जैसे कोई क्वेश्चन टफ मिल जाए तो खासकर उसके साथ ज़्यादा टाइम दिया करो उस क्वेश्चन में, 2 घंटे तक 3 घंटे सोचते रहो उस क्वेश्चन के पीछे। ये मत सोचो कि एक दिन हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे हैं तो बहुत सीख रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। वो 10 क्वेश्चन जो डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर रहे खुद से करने सीख जाओगे, तो समझो ब्रेन तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है। न्यू क्वेश्चन को हैंडल खुद से करना सीखो ज़्यादा, कि क्वेश्चन की वैरायटी, वो देखो कॉन्सेप्ट वही है जो पढ़ाया गया वही है, उस पर कैसे कैसे वर्किंग कर सकते हैं हम लोग। ऑब्जर्वेशन पे ध्यान दो कि क्या क्या करता है क्वेश्चन में, जो किस तरह थिंकिंग कर रहा है क्वेश्चन, कभी ये स्टेप लेता है वो स्टेप लेता है। मैंने क्या देखा, A1/N चाहिए था तो मैंने वही सोचा जो हटेगा कैसे, तो देखे सबको मल्टीप्लाई कर देंगे सब कैंसिल होता चला जाएगा। तो उस चीज को ऑब्जर्व किया तभी तो मैं वो काम किया। ठीक है, तो इधर तो मल्टीप्लाई करके लिख दिया, लेकिन राइट में क्या लिखूं। तो फिर वही सोचे कि जब मैंने जो मल्टीप्लाई किया ये पार्ट, ये भी मल्टीप्लाई किया, ये भी मल्टीप्लाई, ये भी के है, ये भी के है, ये भी के है, कंटिन्यू के, तो के कितना टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ। तो देखो 1 2 3 4 5 करके n-1 है, इसका मतलब के कितना बड़ा है, n-1 टाइम, जितना ऊपर में रहेगा वहां तक ही जाता है। तो मैं के का पावर n-1 लिख दिया, इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई कर रहे, के का पावर n-1 टाइम्स रिजल्ट आएगा। इधर हो गया A1/N और इधर के का पावर n-1। फिर मैंने देखा के को क्या कर लिख सकते हैं, तो सब तो मेरा के है यहाँ पर, सारा तो के है, चाहे हो सकता क्वेश्चन में ये भी दे दे एग्जाम में, ये ना लिख के ये दे दे, तो क्या चेंज कर दें तो नहीं बनेगा क्या। यहाँ A2/A3 भी लिख दें तो सही है, A3/A4 भी लिख दें तो सही है, और मेरा अच्छी बात, वो कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन में। मैं सिर्फ इस क्वेश्चन में सिर्फ इसको प्रूव करने वाला तो मैंने इसका यूज कर लिया। तो क्वेश्चन को ऑब्जर्व करने सीखो। आकाश क्लियर हुआ तुम्हारे वो अच्छे से ये। ओ, इसका क्वेश्चन तुम लोग बना के लाओ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है, आप लोग को जो भी डाउट लगे बनाओ। ज़्यादा समय अगर ऐसे लगता है कि बीच में पूछने तो हेजिटेशन लगता हो तो मेरे से सबके पास व्हाट्सएप नंबर तो है ही, डाउट मेरे से पूछ लिया करो। क्या हुआ, तो कहाँ चली गई थी। ठीक है, तो ये सारा करके तुम लोग
इसे सॉल्व कर लेना। आकाश तुम भी सॉल्व कर लेना, जो भी डाउट हो तुम अपना बुक से जितना सॉल्व कर लेना। लेकिन क्वेश्चन ऐसा मत सोचो कि सीएमए का है सीए का। तुम लोगों को क्वेश्चन का कलेक्शन उसके नेट से निकल सकता है, दोनों का, सीए का भी सीएमए का भी। बुक तुम्हारे पास जो सीए का है वो तो पढ़ बनाओगे ही, और सीएमए वाले बच्चों का बुक्स को डाउनलोड करके जो सिलेबस मैच करता है उसको तुम लोग ही बना लिया करो। क्वेश्चन बनना चाहिए तुम लोग से भी, क्योंकि इसी क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में मैं दे दूंगा। 4 ऑप्शन देकर सोचो, क्या तो सोचते रह जाओगे, यहाँ नहीं बना तो वहां भी नहीं बनेगा। रियलाइजेशन यही चाहता हूँ कि तुम लोग सर ये काम ना हो, गलती से ना हो कि तुमसे बन नहीं रहा है क्वेश्चन। रेशियो बना चुके हो फिर भी नहीं बन रहा है, क्यों, क्या रीजन? कॉन्सेप्ट तो मैं नया नई चीज नहीं पढ़ाया आज, जो पढ़ाया था प्रीवियस है वही आज भी पढ़ाया। क्वेश्चन का अलग इसमें, उसमें क्वेश्चन तो अलग है, इसमें तो क्वेश्चन अलग है। क्या यही तो मैं चाहता हूँ, इसका मतलब ब्रेन इंक्रीज नहीं हुआ है तुम्हारा, जो चाहिए था मुझे वो तो हुआ ही नहीं पूरा। जबकि कितना क्वेश्चन डिस्कस करवाया मैंने, 100 क्वेश्चन तुम्हारा करवा लिया उसमें। ठीक है, बस करके रखो इसको, जो डाउट होगा नेक्स्ट टाइम पूछना, जो भी प्रश्न नंबर मेरे पास तो होगा ही, जो व्हाट्सएप भेज सकते हो, जो डाउट पूछना पूछ लेना, ठीक है। आकाश ठीक है, करके रखो अच्छे से, जो डाउट होगा पूछ लेना। मैं नंबर है कि नहीं तुम्हारे पास? अच्छा ठीक है, तो नंबर तुम लिख लो, 748076 915। लिख लिए? ठीक है, तो जो भी है इसमें व्हाट्सएप पे जो क्वेश्चन भेजना हो भेज देना। ट्राई करो, नहीं बने कोई भी क्वेश्चन जब पूछने में पीछे मत रहना, मुझे बस अच्छा रिजल्ट चाहिए। ठीक है, करके रखो।